सवाईन करम पेशखदमत अफसाना चौपाल पर बैठी हुई नींद। इसे लिखा है जनाब अहमद नईम ने। आपका ताल्लुक मालीगांव से है। मालीगांव से मोहब्बत की मेरी दो वजह हैं। पहली वजह वहां पर लिखा जाने वाला अलामती अदब, और दूसरी अहम वजह अहमद नईम। मालीगांव से मेरा पहला तारुफ अहमद नईम की वजह से हुआ और इसके लिए मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। सो मेरी गायबाना मोहब्बत मालीगांव के लिए हमेशा से है और हमेशा रहेगी। मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी में एक बार जरूर मालीगांव जाऊं और वहां पर अलामती अदब लिखने वालों के साथ एक शाम जरूर बिताऊं। आइए बढ़ते हैं अफसाने की जानिब। मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। रंगों की कटोरियां रूपा के करीब ही रखी हुई थी। सूरज की नर्म नर्म किरणें इन्हीं कटोरियों को चूम रही थी और रूपा चुटकियों में रंगों को भरकर अपने आंगन में बेल बूटे बखेरे जा रही थी। मुंडेर पर बैठे कौवे मुसलसल काएं काएं कर रहे थे, मगर रूपा उन आवाजों से बेखबर रंगों से एक दिलचस्प और अनोखा मंजर बखेरने में मगन थी। अरे रूपा, सुनती हो? रूपा के रंग भरे ख्यालात मासी की आवाज से टूट फूट गए। उसने माथे पर आए बालों को पीछे किया तो जामनी और गुलाबी रंग उसके गालों का बोसा लेने में कामयाब हो गए और फिर वो दोनों रंग मुस्कुराकर मुंडेर पर बैठे कौवों को तकने लगे। रूपा ने हाथ रोक कर कहा, क्या हुआ मासी? अरे देखती नहीं, आज मुंडेर पर कौवे कई दिनों बाद कोई संदेश लाए हैं। बूढ़ी मासी ने गोपर जमीन पर लेपते हुए रूपा की जानिब मुस्कुराकर कहा, लगता है आज दीपक छुट्टियां लेकर आ ही रहा होगा। रूपा दीपक का नाम सुनते ही शर्मा सी गई। गालों पर लगा गुलाबी रंग मजीद गुलाबी हो गया। अरे मैं तो कहती हूं तू तैयारी कर। अक्सर जब कौवे हमारी मुंडेर पर काएं काएं करते हैं तो रात गए या पौ पटने से पहले दीपक आ ही जाता है। हाँ मासी, ये आपने सच कहा। रूपा ने खाली खाने में सब्ज रंग भरते हुए कहा। रूपा फिर एक बार रंगों की कटोरियों की जानिब मुड़ती है और ख्यालों ही ख्यालों में दीपक को देखकर मुस्कुरा उठती है। अब सिर्फ उसकी उंगलियों का लम्स रंगों को छूता और धीरे धीरे धरती के एक छोटे से हिस्से पर रंग बखेरता चला जा रहा था। इसके ख्यालात का सिलसिला तब टूटा जब कटोरियों से रंग खत्म हो गए और दिन डाकिए के लाए हुए रिसालों और चाय की प्यालियों में घुलकर तमाम हो गए। रूपा बालकनी में खड़ी थी और नजरें जामन के पेड़ में उलझकर रहसी गई थी। जामन के पेड़ से गिरे कुछ रसीले जामन जमीन पर बिखरे पड़े थे, जिनमें से कई अपने ही वजन से फट चुके थे, जिससे कई जगहों पर जामनी रंग जमीन पर फैल गया था। रूपा की तबीयत कुछ बोझल बोझल सी थी, इसलिए उसने गुस्ल कर लिया। फिर वो अपने गीले बाल लिए बालकनी में खड़ी होकर कंघी करने लगी। इसी दौरान इसकी नजर बूढ़े बरगद के नीचे बैठे स्वामी पर जा ठहरी। उनके दाएं हाथ में आज भी वही पुरानी चिलम मौजूद थी। रोजाना की तरह आज भी वो सरे शाम ही बरगद के नीचे आ बैठे थे। उन्होंने एक तवील कश खींचकर चिलम खत्म की और आंखें मूंद ली। अब उनके लबों से धीरे धीरे एक ध्यान के साथ ओम हरि ओम निकल रहा था और फजा में आहिस्ता आहिस्ता बिखर रहा था। रूपा ने अकीदत भरी निगाह से उनकी तरफ देखा और फिर बालकनी में रखी मेज पर ही बैठ गई। उसके गीले बालों ने उसकी कमर को भिगोकर रख दिया था। उसने मासी को आवाज दी और एक कप चाय लाने को कहा। मासी, जो उसके ही पड़ोस में रहने वाली थी, लेकिन दीपक के शहर जाने के बाद अब वो रूपा के साथ ही रहने लगी थी, जिससे अब तन्हाई और बोरियत का एहसास रूपा को नहीं हो पाता था। कई बरसों से यहाँ रहते हुए रूपा ने उन मंजरों को पल पल बदलते देखा था, लेकिन आज न जाने क्यों इन्हीं मंजरों में उसे एक नया रंग जन्म लेता हुआ नजर आ रहा था।
अचानक फजा बुलंद होती गाय भैंसों की आवाजों से रूपा के ख्यालात किसी कटी पतंग की मानिंद टूटकर बहने लगे थे। माधव ने लाला जी के जानवरों को बाड़े में हाँक कर लकड़ी के किवाड़ को कूंद दिया और रोजाना की तरह एक चबूतरे पर बैठ गया। फिर अपनी कमर में लगी बांसुरी को निकालकर इसमें कुछ इस तरह से फूंके मारने लगा कि जैसे इसमें कुछ फंसा हुआ है। फिर होठों को जबान से तर किया और बांसुरी लबों से लगा ली। अब बांसुरी से एक मीठा सा सुर फजा में बिखरने लगा था। रूपा की नजरें इर्द गिर्द से होती हुई अब वली बाबा के मजार पर जाकर अटक सी गई थी, जहां गांव और शहर के कुछ लोग सफेदी कर रहे थे। अब वो कुछ मजीद सोचती। इससे पहले ही रत्ना की पायल और कमरबंद के घुंघरुओं की आवाज ने रूपा के ख्यालात को उसकी तरफ मुतवज्जा कर दिया। रत्ना बेख्याली में अपनी कमर पर मटकी रखे पानी भरने तालाब की समत जा रही थी। रूपा की नजरें भी रत्ना के साथ साथ चलने लगी। रत्ना बेख्याली में मटकी के अंदर समाये पानी को देख रही थी और इसके गालों पर शर्म की लाली बार बार उभर रही थी। एक ऐसी लाली कि जब लड़कियां अपनी सहेलियों के कानों में कुछ कहती हैं और चेहरे पर एक सुर्ख रंग बिखर जाता है और वो मन ही मन में मुस्कुराई, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, क्योंकि वो जानती थी कि रत्ना के विवाह होने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं। रत्ना ने पानी की मटकी को अपनी कमर पर रखा और एक गीत उसके लबों से फिसलता हुआ हवाओं में रस घोलने लगा। रत्ना की मीठी आवाज उसके लबों से निकलती, उसके साथ उसके पैरों की पायलों और कमरबंद के घुंघरू की आवाजें भी इसमें शामिल हुई जा रही थी। दूर माधव की बांसुरी का सुर भी इसमें शामिल होकर जुदाई के कर्ब को बयान करने में मदद करने लगा था। अब शाम चुपके से रुखसत हुई जा रही थी और रात धीरे धीरे दबे पांव दाखिल हो रही थी कि तभी रात के सियाह अंधेरे में दिल जल उठे। दिल क्या जले, चिराग जले, और जब चिराग जले तो अलाव भी जलने लगे और अलाव के साथ ही कहानियां होठों से जन्म लेने लगी। अलाव बुझे, चिराग बुझे और चौपाल में सन्नाटा तारी हो गया। अंधेरा गहरा और फिर घना दर घना होता चला गया। रात भीग चली थी। रूपा की आंखों से न जाने क्यों आज नींद रूठी हुई थी। रूपा बार बार नींद को पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन नींद थी कि किसी शरारती बच्चे की तरह उसके हाथों से फिसल फिसल कर चौपाल पे जा बैठती। आखिर थक हार कर रूपा फिर बालकनी में आ खड़ी हुई। चांद अपनी चांदनी के जलवे बखेर रहा था। उसकी रोशनी में जामन के पेड़ में लटकती हुई जामने चमक चमक जाती। अचानक रूपा की निगाह नीचे अपने आंगन में जा ठहरी। देखा सुनहरे नाग नागिन का एक जोड़ा एक दूसरे में लिपटे हुए थे। वो दोनों एक ऐसी रस्सी में तब्दील हो गए थे कि रूपा के हाथ बेख्तियार अपने बालों की चोटी पर जा ठहरे और वो ख्यालात की राह में बह गई। अक्सर दीपक रूपा की चोटियों को खींचकर कहता, रूपा, तुम्हारी ये चोटियां देखकर मुझे नाग नागन एक दूसरे में लिपटे हुए दिखाई देते हैं। और रूपा झट एक अदा के साथ अपने बालों को खींच लेती। अब वो नाग नागन रूपा की बनाई हुई रंगोली पर रेंग रहे थे, जिससे वो अनगिनत रंगों में रंग गए थे, जबकि तुलसी के पौधों की परछाइयां बार बार उन पर पड़ रही थी। आवारा हवा का एक झोंका रूपा के जिस्म को छूता हुआ गुजर गया। आज तुलसी के पौधे की भीनी भीनी महक इसके अंग अंग को चूम रही थी। यात्रियों की मिलीजुली आवाजों के शोर से रूपा के ख्यालात फिर टूटे। देखा कि गांव के रास्ते से यात्री अपने अपने हाथों में कंदील लिए देवी के दर्शन को जा रहे थे और इस घने अंधेरे में जुगनुओं का काफिला यात्रियों के साथ आंख मचोली खेल रहा था।
यात्रियों के लबों से शब्द एक साथ फूट रहे थे। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम। रूपा फिर अपने कमरे में आई और रूठी हुई नींद को मनाने लगी। नींद फिर शरारत करती चौपाल में जा बैठी। रूपा अपने जिस्म के सराय में तब्दीली सी महसूस करने लगी थी और ये तब्दीली इसकी रगों में भी आहिस्ता से शामिल हो गई थी। वो बेचैन बेचैन सी हो रही थी। उसे खुद नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। जिस्म की रगें उबलने लगी थी। छातियों में कसाव सा महसूस होने लगा था। उसके कानों में मुंडेर पे बैठे कव्वों की काई काई का शोर मुसलसल सुनाई देने लगा। वो मुस्कुरा उठी और फिर आईने के सामने खड़ी होकर अपने बदन की बेकरारी को तलाश करने लगी और फिर लाशऊरी तौर पर सिंदूर की डिबिया से चुटकी भर सिंदूर को अपनी मांग में भर लिया। अब वो फिर बालकनी में आ खड़ी हुई। चांदनी रात में वली बाबा का मजार खूब चमक रहा था। वो फिर बिस्तर तक आकर सोने की कोशिश करने लगी, बार बार करवटें बदलती, लेकिन नींद है कि चौपाल में खड़े मस्त झूमते पेड़ों से आंख मचोली खेल रही थी। बिस्तर पर सैकड़ों सिलवटें उभर आई थी। बदन ईंठने लगा था। बेकरारी की कैफियत बढ़ती ही चली जा रही थी। आखिर वो थक सी गई और कई गिलास ठंडा ठार पानी अपने हल्क से नीचे उतार लिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जिस्म में आग मजीद बढ़ गई हो। वली बाबा के मजार से आता आवाजों का रेला रूपा की समाज से टकरा रहा था। वो फिर बोझल बोझल कदमों से बालकनी में आई। उसे महसूस हुआ जैसे चांदनी उसके जिस्म में जज्ब हो रही हो। उसकी निगाह मेज पर रखे रंगों की प्यालियों पर जा ठहरी। रंग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो आहिस्ता से उनकी तरफ बढ़ी। ईजल पे लगा दाग सा कागज रूपा की तरह बेकरार हो गया था। अचानक उसकी उंगलियां हरकत में आईं। बेदाग से कवारे कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें उभरने लगी। रूपा बस एक बेकरारी की कैफियत में ब्रश को आड़ा तिरछा खींचे चली जा रही थी। बार बार उसके ब्रश रंगों में डूबते और रंग कागज पर मुंतकिल होते चले जा रहे थे। अब रूपा तस्वीर की आंख में फाइनल टच दे रही थी। वो तस्वीर की आंख में कत्थई रंग को और गहरा करने लगी और फिर दूर हो गई और भरपूर नजरों से कागज पे देखा। बेदाग से कागज पर अब एक घोड़ा नमूदार हो चुका था। वो थक सी गई और बिस्तर पर लेट गई। जो सुरमा दिया ना जाए। बाबा वली के मजार से मुसलसल तबले की थाप और आवाजों का रेला कमरे में दाखिल हो रहा था। चाप तिलक सब छीन रे, चाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना। उसे महसूस हो रहा था जैसे घोड़े की कत्थई आंख में दीपक की आंखें उग रही हों और देखते ही देखते वो घोड़ा दौड़ने लगा, तेज और तेज और तेज। तबले की थाप भी मुसलसल जारी थी। प्रेम बटी का मदवा पिलाई के, प्रेम बटी का मदवा पिलाई के, प्रेम बटी का मदवा पिलाई के। अचानक जिस्म की तमाम रगों ने अपना मुंह खोल दिया और जिस्म के बांध से एक शरारा सा फूट पड़ा। प्यालाए नाफ के जरा नीचे सफेद सफेद चांदनी बहने लगी। बाहर शबनम ने तमाम ही मंजरों को भिगोकर रख दिया था और नींद तभी आंखों के दरीचों पे थर थर कांपती हुई आई जब वो पूरी तरह भीग चुकी थी, भीग चुकी थी, भीग चुकी थी, भीग चुकी थी। चाप तिलक सब छीन रे मोसे